लास्ट क्लास में हम लोग सेक्शन 54 का एग्जेम्पशन पढ़े थे, जो कि कैपिटल गेन का लास्ट एग्जेम्पशन है। उस पर एक क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, आप लोग को कहे थे घर से सॉल्व करके लाने के लिए। एक बार पहले रिकैप कर लेते हैं सेक्शन 54 और फिर उसके बाद वो क्वेश्चन देखेंगे और एक नया क्वेश्चन बनाएंगे। क्लियर? चलिए, सेक्शन 54 एफ एग्जेम्पशन डील करता है। भाई किसके लिए एप्लीकेबल है, कौन से एसएससी के लिए? तो बोला इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। 54F का बेनिफिट कौन उठा सकता है? सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ। कैपिटल गेन कौन सा एग्जेम्प्ट है? बोला कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट है, जो कि किसी भी कैपिटल एसेट के ट्रांसफ़र पर हो रहा होगा, सिवाय किसको छोड़ करके? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। 54F में जो कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट है वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये कोई सा भी कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र करके हो रहा है, उसका कोई भी मोड हो सकता है, सिवाय किसको छोड़ करके? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अगर इंडिविजुअल एचयूएफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच रहा है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, तो वो अपने आप को इस कैपिटल गेन से बचाने के लिए 54 का सहायता लेगा, क्योंकि 54F में हमको जो इसमें इन्वेस्ट करना है वो वही चीज़ है जो सेक्शन 54 में था। 54F में भी हमको क्या चीज़ में इन्वेस्ट करना है, अब तो हम लोग जान रहे हैं। इन्वेस्ट इनटू क्या चीज़ में भाई? तो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी या तो परचेज कर लो, नहीं तो कंस्ट्रक्ट कर लो। तो 54F किस पर एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल या एचयूएफ पे। कैपिटल गेन कौन सा हो रहा है? तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कौन से कैपिटल एसेट को बेच के? मतलब कोई भी कैपिटल एसेट को बेच के, सिवाय किसको छोड़ करके? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। बोला इन्वेस्ट क्या चीज़ में करना है? बोला रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट करना है, या तो परचेज कर लीजिए या कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। बोला टाइम लिमिट? बोला टाइम लिमिट वही है जो सेक्शन 54 में था। क्या? ट्रांसफ़र डेट से 1 साल, ट्रांसफ़र डेट से 2 साल। इसमें या तो परचेज कर लो और ट्रांसफ़र डेट से 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्ट कर लो। ठीक है? बोला कि ध्यान रहे कि जिस मकान को आप सेक्शन 54F में एग्जेम्पशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इस मकान के अलावा अगर आपके पास और कोई मकान है तो उसका संख्या मैक्सिमम एक ही हो सकता है। क्लियर? ठीक। बोला टाइम हमको दे दिए 1 साल और 2 साल और 3 साल, तो कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में जमा करने दोगे? बोले एकदम देंगे। कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम। बोला ऑन और बिफोर। देखो हम लोग 54 में टोटल कितना पढ़ते हैं? 54 बी डी ई सी एफ। ठीक है? सिर्फ इसमें था बिफोर, इन दोनों में और इसमें ऑन और बिफोर। इसी में तो चूंकि ट्रांसफ़र डेट से 6 महीना का ही टाइम ही देता है, तो कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम है नहीं। पूरा पढ़ने के बाद ऐसे ही ऊपर नीचे आगे पीछे करते रहा करो, ठीक है? उससे क्या होगा कि रिकैप होते रहेगा। ठीक है? बोला कि हम परचेस कर लिए या कंस्ट्रक्ट कर लिए या कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में जमा कर दिए, तो अब क्या होगा? बोला एग्जेम्पशन मिलेगा 54F का। बोला कितना? क्वांटम कितना है? तो यहीं पर सिर्फ आता है कि इफ अमाउंट इन्वेस्टेड इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू नेट सेल्स कंसिडरेशन, तो फुल एग्जेम्पशन, पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर अमाउंट इन्वेस्टेड लेस देन नेट सेल्स कंसिडरेशन है, तो 54F में भी एग्जेम्पशन वैसे ही पाते हैं जैसे 115F में था, कि नेट सेल कंसिडरेशन में इतना इन्वेस्ट किए तो 1 रुपया में कितना माफ़ी मिलेगा, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कितना। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है? अमाउंट इन्वेस्टेड बटा नेट सेल्स कंसिडरेशन इनटू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है? ठीक। यानी 54 वाला जो ग्रुप है, 54 बी डी ई सी एफ, उसमें सिर्फ यहीं पर ऐसा होता है कि हम अमाउंट इन्वेस्टेड को नेट सेल कंसिडरेशन से देखते हैं। बाकी चारों जगह हम अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विच एवर इज लेस पे एग्जेम्प्ट कर देते हैं। ठीक है? ठीक। अब बोला एडिशनल पॉइंट्स। बोला पहला एडिशनल पॉइंट वही है कि भैया जो नए एसेट को खरीदे हो उसको उसके खरीद से 3 साल के अंदर या कंस्ट्रक्ट करने के 3 साल के अंदर मत बेचो। अगर बेचोगे तो क्या होगा?
बोला जो नया वाला बेचोगे उस पर कैपिटल गेन होगा और जो पुराना एग्जेम्प्ट हुआ था वो फिर से क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। बोले सर ये भी तो नया है। बोले हाँ, ऐसा ही था 54 ईसी में कि आप नए एसेट को 5 साल के अंदर या तो बेचिए नहीं या कन्वर्ट नहीं कीजिए मनी में। अगर ऐसा कीजिएगा तो जो पहले एग्जेम्प्ट हुआ था फिर से टैक्सेबल हो जाएगा। यानी 54F क्वांटम निकालने में डिफर करता है, 54F एडिशनल पॉइंट में भी डिफर करता है सेक्शन 54B और D से। 54B और D में क्या था कि अगर नए एसेट्स को 3 साल के अंदर बेचे तो जो पहले एग्जेम्प्ट हुआ था वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से क्या हो जाएगा, माइनस। लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस नहीं करते, जो एग्जेम्प्ट हुआ था वो फिर से टैक्सेबल हो जाएगा और जो नए बेचने पे नफ़ा या नुकसान होगा उसको हम टैक्स लगाएंगे। फिर एडिशनल पॉइंट क्या बोला कि जो पैसा आपने जमा किया है कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में उसको समय रहते इस्तेमाल कर लीजिए। नहीं इस्तेमाल कीजिएगा तो 20 साल 3 साल पूरेगा, उस साल कैपिटल गेन होगा, लेकिन विड्रॉल जितना रुपया उसमें बचा हुआ है सब क्या गेन हो जाएगा। बोले नहीं, जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो भी हम प्रोपोर्शनेट ये निकालते हैं एग्जेम्पशन, तो जब विड्रॉल भी होता है तो प्रोपोर्शनेट ही निकलता है। क्लियर? चलो ठीक है। एक इसमें और एडिशनल पॉइंट था और वो ये था कि जिस मकान को आपने खरीदा है या कंस्ट्रक्ट किया है वो तो कर लिया, लेकिन इसके अलावा ट्रांसफ़र डेट से 2 साल के अंदर कोई दूसरा मकान ना तो परचेज़ कीजिए और ना तो ट्रांसफ़र डेट से 3 साल के अंदर कोई नया मकान कंस्ट्रक्ट कीजिए। अगर ऐसा कीजिएगा तो जो कैपिटल गेन पहले एग्जेम्प्ट हुआ था वो फिर से टैक्सेबल हो जाएगा। चलिए आइए ज़रा इसका एक बार नोट्स पढ़ लिया जाए, फिर जो क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया था उसका प्रेजेंटेशन के साथ देख लें। कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ एसेट अदर देन अ रेसिडेंशियल हाउस 54F, exemption available to individual or HUF, type of gain exempted, long-term capital gain from transfer of any capital asset other than residential house property, conditions to be fulfilled. The assessee should invest in purchase of one residential house within 1 year before or 2 years after for purchase or within 3 years for construction from the date of transfer. The assessee shall not hold more than one house on the date of transfer. Amount of exemption: if the cost of new house यानी कि amount invested is greater than or equals to net sale consideration, then entire capital gain exempted. If cost of new house less than or equals to net sale consideration, then proportionate amount exempted. कि भैया हमने जो इन्वेस्ट किया है वो टोटल नेट सेल कंसिडरेशन से कम है तो फिर प्रोपोर्शनेट हमको एग्जेम्पशन मिलेगा कि इतना रुपया आप पाए थे उसमें इतना रुपया आपने इन्वेस्ट किया तो 1 रुपया में कितना, तो LTCG में कितना, LTCG इंटू अमाउंट इन्वेस्टेड बाई नेट सेल कंसिडरेशन, अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड इंटू इन कैपिटल गेन अकाउंट ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ठीक है। The assessee shall not transfer new house within 3 years of purchase construction. If so, then capital gain shall arise on the transfer of the new house. Earlier exempted amount shall be treated as long term capital gain. जो पहले exempt हुआ था वो long term capital gain की तरह treat किया जाएगा. The amount deposited shall be utilized within 3 years from the date of transfer. If not, then shall be charged as LTCG. Earlier exempted amount shall be treated as long term capital gain in the following 2 cases. पहला, assessee 2 years from the date of transfer shall not purchase a new home, or and assessee 3 years from the date of transfer shall not construct a new house other than the new asset. Clear है? इसके बाद हम लोगों ने ये क्वेश्चन बनाया था, राम सोल्ड गोल्ड ऑर्नामेंट्स ऑन 16/7/2022 for a sum of rupees 22 lakh. This gold was purchased in 1998 for 4,22,000 पिताजी 1/4/2001 के पहले. The fair market value of the gold as on 1/4/2001 was 5 लाख. तो पिताजी कौन सा दाम उठाएंगे, 4 लाख की 5 लाख, 4 लाख की 5 लाख, 5 लाख. तो बेटा जी यानी राम जी की भी कितना रुपये उठाएंगे, 5 लाख. फादर ने इनको गिफ्ट किया था 14/7 को, बेटा जी ने बेच दिया था 16/7 को.
14, 15, 16 3 ही दिन रहा, लेकिन येट ये गोल्ड ऑर्नामेंट जब बिकेगा तो राम के हैंड में एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के रूप में बिकेगा, क्योंकि राम के पीरियड ऑफ होल्डिंग में उनके पिताजी के भी पीरियड ऑफ होल्डिंग को जोड़ देंगे। देखिए क्या किया इन्होंने, 8 लाख रुपया कंस्ट्रक्ट करने में लगा दिया, 9 लाख रुपया जमा कर दिया ड्यू डेट के पहले या ऑन, और 1.5 लाख रुपया और जमा किया 31/8/2023। इसका कुछ नहीं होएगा, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट इनका कितना हो गया, 8 लाख प्लस 9 लाख यानी 17 लाख। समय रहते ये 8 लाख और विड्रॉ कर लिए, यानी 8 लाख पहले ही यूटिलाइज़ कर लिए थे और 8 लाख विड्रॉ करके यूज़ किए, तो अनयूटिलाइज कितना रह गया, 1 लाख, यानी यूटिलाइज कितना कर लिया, 6 लाख। कंप्यूट द कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स ऑन दिस ट्रांजेक्शन फॉर वेरियस रेलिवेंट असेसमेंट ईयर्स। उम्मीद है आप लोगों ने इसको बनाया होगा, नहीं बनाया है तो कृपया करके अभी भी बना लें, पॉज कर ले वीडियो, बना ले। जिन लोगों ने बना लिया है वो पॉज ना करें और मिलाएं। देखिए कि प्रेजेंटेशन आपका भी वैसा ही है जैसा हम बनाए हैं। देखिए राम के हैंड में टैक्सेबल होगा कि पिताजी? बोले सर पिताजी ने तो राम को 49 सेक्शन के तहत दिया, वो तो ट्रांसफ़र है ही नहीं, राम ने इसको ट्रांसफ़र किया है, बेचा है, तो कैपिटल गेन किसके हाथ में होगा, राम के हैंड्स में। तो कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ राम फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। क्यों 23-24? क्योंकि राम ने देखिए इसको कितना तारीख को बेचा था, 16/7/2022 को, 22-23 में हुआ तो 23-24। कितना में बेचा भाई, 22 लाख में। कोई एक्सपेंस ऑन ट्रांसफ़र तो है नहीं, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन घटाए। कॉस्ट और एफएमवी क्यों लिए, राम को तो 49 के तहत आया था, तो बोला सर राम के लिए तो खरीद दाम वही होगा जो पिताजी का लिए होगा, और पिताजी ने इसको कब खरीदा है, 1/4/2001 के पहले, तो पिताजी के पास ये ऑप्शन है ना कि कॉस्ट और एफएमवी विच एवर इज हायर, तो वही ऑप्शन किसको भी मिल गया, राम को भी मिल गया। तो कॉस्ट और एफएमवी इंटू CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर, कौन सा ट्रांसफर कर रहा है राम, 22-23, बाई CII ऑफ द ईयर ऑफ फर्स्ट होल्डिंग बाई राम। राम के पास पहला बार कब आया था, 13/7 को, 14/7/2022 को आया था, यानी राम के पास आया भी 22-23 में और राम के पास से गया भी 22-23 में, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, 331/331, 5 लाख हो गया। 22 लाख में से 5 लाख घटा दिए, कितना बचा, 17 लाख। तो ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हो गया, 17 लाख। देखो अगर ये 54F का एग्जेम्पशन नहीं होता तो अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन देखते, लेकिन चूंकि ये 54F का है तो अमाउंट इन्वेस्टेड को हम कैपिटल गेन से नहीं कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर करते हैं, नेट सेल कंसिडरेशन से। एग्जेम्पशन अंडर 54F नोट 1 हमको 13,13,636 आया है। कैसे आया देखिए, अमाउंट स्पेंट ऑन कंस्ट्रक्शन 8 लाख, अमाउंट डिपॉजिटेड विद इन स्टिपुलेटेड टाइम 9 लाख। बोला सर 1.5 लाख रुपया और भी तो जमा किया था, बोला जमा किया था ड्यू डेट के बाद ना, तो 1.5 लाख का कुछ करेंगे नहीं, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट इनका कितना हो गया, 17 लाख। अमाउंट इन्वेस्टेड 17 लाख इज लेस देन नेट सेल कंसिडरेशन 22 लाख। अगर 17 लाख नेट सेल कंसिडरेशन से अधिक होता तो पूरा का पूरा कैपिटल गेन माफ हो जाता, लेकिन इन्होंने तो इन्वेस्ट ही किया 17 लाख और नेट सेल कंसिडरेशन था कितना, 22 लाख। तो प्रोपोर्शनेट निकलेगा कि 22 लाख में भैया 17 लाख इन्वेस्ट किए तो 17 लाख में कितना माफ होगा, तो कितना माफ हो गया, 13,13,636 माइनस किए उतना आ गया। क्लियर है? क्वेश्चन में आगे क्या बोला, क्वेश्चन में बोला he withdrew from the capital gain scheme, he withdrew from the capital gain scheme a sum of rupees 8 lakhs for construction of the house property till the stipulated time। समय सीमा तक इन्होंने 8 लाख रुपया विड्रॉ करके यूटिलाइज किया। तो अब देखिए 8 लाख कंस्ट्रक्ट किए थे, 9 लाख जमा किए थे, टोटल हम कितना इनका अमाउंट इन्वेस्टेड मान लिए थे, 17 लाख। 3 साल के अंदर ये अगर 9 लाख इस्तेमाल कर जाते तो टोटल इनका यूटिलाइजेशन भी 17 होता, 17 के आधार पर इनको जो एग्जेम्पशन मिला था बचा रहता। लेकिन गलती क्या हुआ, 17 लाख का इन्वेस्टमेंट मान के इनका हम एग्जेम्पशन निकाल दिए। 3 साल 22 से 23, 24, 25, यानी 25-26 में जब 3 साल इनका कंप्लीट हुआ
और पाया गया कि भैया ये तो 16 लाख ही इस्तेमाल किए हैं, तो 1 लाख के नहीं इस्तेमाल करने के चलते हमको इनका एग्जेम्पशन जो 54F के तहत मिला था उसको विड्रॉ कर लिए। तो कैसे निकालेंगे? 17 के हिसाब से जो इनको कैपिटल गेन मिला एग्जेम्पशन, और 16 के हिसाब से जो मिलना चाहिए था, दोनों का डिफरेंस ही ना इनसे हम वापस लेंगे। ये मानते हुए कि ये 17 लाख यूज़ किए, हम 17 लाख पे इनको एग्जेम्पशन दे दिए, समय तक ये 16 ही लाख इस्तेमाल कर पाए, तो इनका क्या होगा? विड्रॉल होगा। आगे देखिए, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ राम, ये 25-26 में इनको यूटिलाइज कर लेना चाहिए था, 2025 तक नहीं कर पाए, तो 25-26 में टैक्स लगेगा, तो असेसमेंट रेट क्या हो जाएगा? 26-27। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ड्यू टू विड्रॉल ऑफ एग्जेम्पशन ग्रांटेड अंडर सेक्शन 54F। अब देखिए, नॉर्मली कैपिटल गेन कैसे होता है? जब कैपिटल एसेट का क्या होता है? ट्रांसफ़र। यहाँ देखिए, यहाँ पर कैपिटल एसेट के ट्रांसफ़र के चलते हो रहा है कि विड्रॉल के चलते हो रहा है? बोला सर विड्रॉल के चलते हो रहा है। ठीक है भैया, विड्रॉल के चलते कर लिए। एग्जेम्पशन ग्रांटेड कितना हुआ था? 22 में 17 इन्वेस्ट किए थे, तो 17 में कितना? इतना माफ। लेस एग्जेम्पशन एक्चुअली टू बी ग्रांटेड ऑन अकाउंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। 3 साल जब बीता तो हम हिसाब करने चले कि इनको एक्चुअली कितना एग्जेम्पशन मिलना चाहिए था, तो 22 में 17 इस्तेमाल किए थे कि 22 में 16 ही इस्तेमाल किए। 8 लाख पहले खर्च कर चुके थे और 9 लाख जो जमा किए थे उसमें 8 ही लाख निकाले, तो टोटल 16 लाख। तो 22 में 16 खर्च किया, तो 17 में कितना? इतना मिलना चाहिए। मिला है इतना, मिलना चाहिए इतना, दोनों का डिफरेंस इनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, क्योंकि हमने इनसे इनका खींच लिया, वापस विड्रॉ कर लिया। जो लोग सॉल्व किए हैं अच्छा बात है, जो लोग सॉल्व नहीं किए हैं बहुत बुरा बात है। कॉपी कर लीजिए इसको। पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिनेश परचेज ज्वेलरी वर्थ ₹2,80,000 ड्यूरिंग द ईयर 2004-05। एसएससी का नाम है दिनेश। एसएससी का नाम है दिनेश। दिनेश भाई ने ज्वेलरी खरीदा था 2,80,000 का। $2,80,000 का ज्वेलरी खरीदा था, ठीक है, 2004-05 में। 2010-11 में इन्होंने फिर ज्वेलरी खरीदा 3,90,000 का। अब देखिए, दिनेश जी के पास 2 ज्वेलरी है, एक जो उन्होंने खरीदा है 2004-05 में 280 में, और एक जो उन्होंने खरीदा है 2010-11 में 3,90,000 में, ठीक है। 2004-05 यानी 1/4/2001 के आगे तो कॉस्ट ऑफ एमई वाला तो ऑप्शन है नहीं, और 390 वाला में तो है ही नहीं। ऑल द ज्वेलरी वर सोल्ड बाय हिम ऑन 15/5/2022। 15/5/2022 को इन्होंने बेचा दोनों ज्वेलरी, 2004-05 वाला 8.5 लाख में, और 2010-11 वाला भी 8.5 लाख। देखिए, द ज्वेलरी परचेज्ड इन 2004-05 was sold for ₹8,50,000 and that purchased in 2010-11 was also sold for ₹8,50,000। 8.5 लाख में इन्होंने 2 ज्वेलरी बेचा, जिसको खरीदा था कब? एक को खरीदा था 2004-05 2,80,000 में, और एक को खरीदा था 2010-11 390 में। 2004-05 का CII नोट कर लीजिए, 2004-05 का CII नोट कीजिए 113। 2004-05 का CII नोट कीजिए 113, और 2010-11 का नोट कीजिए 167। कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे? दोनों केस
में, यानी कि 2004-05 और 10-11 वाला में, अगर हम पर्टिकुलर साइड में चले जो हमको लिखना है तो ये लिखना होगा FVC लेस, अगर कोई एक्सपेंस है तो एक्सपेंस ऑन ट्रांसफ़र लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस्ट इंटू CII ऑफ द ट्रांसफ़र बाई CII ऑफ द ईयर ऑफ परचेज। क्या हम दोनों को कंबाइंड एक ही कॉलम में सॉल्व कर सकते हैं? तो आंसर है नो। दो इंडिविजुअल एसेट्स बिक रहा है तो हमारा दो अलग अलग कॉलम में बनेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक हो जाएगा 2004-05 वाला और एक हो जाएगा 2010-11 वाला। दो कॉलम बनाइएगा ऐसे, इधर अपना लिखिएगा FVC लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। दोनों का FVC कितना है? 8.5 लाख में बेचा है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस्ट इंटू CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफ़र बाई CII ऑफ द ईयर ऑफ परचेज। दोनों का यहाँ पे लिखिएगा। कितना कितना में खरीदा? 280 इंटू 331 बाई 113। दूसरा वाला में 350 है ना, 350 इंटू 331 बाई 390, सॉरी, बाई 167। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ये प्रेजेंटेशन का इसलिए ऐसा तरीका हो गया क्योंकि इन दोनों के लिए हमको तो एक ही चीज़ न लिखना है। तो अगर एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आता है, पहले आप इस वाला को ऐसे लिखिएगा, फिर इसके लिए भी वैसे लिखिएगा, तो दो बार आप एक ही चीज़ को लिख रहे होंगे। इसीलिए हमने इसको दो कॉलम में सॉल्व कर लिया। यहाँ सॉल्व करके यहाँ अमाउंट आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ पे कुछ ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा दोनों का। क्या है भाई? दिनेश एक इंडिविजुअल है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है। क्या रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच के? बोला नहीं। कोई भी दूसरा एसेट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो 54F का बेनिफिट उठाने के लिए इसको क्या करना होगा? कोई मकान खरीदना होगा या कंस्ट्रक्ट करना होगा या समय रहते इसको जगह पे जमा करना होगा। अमाउंट इन्वेस्टेड को हम इससे कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे। 54F में क्या करते हैं? अमाउंट इन्वेस्टेड और नेट सेल कंसिडरेशन। तो जो भी यहाँ पर कैपिटल गेन्स आता है, दोनों को अगर हमको पूरा पूरा माफ़ करवा लेना है तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? 8.5 लाख प्लस 8.5 लाख 17 लाख या उससे अधिक कैपिटल गेन आएगा। यहाँ लॉन्ग टर्म आएगा, यहाँ लॉन्ग टर्म आएगा। ये लॉन्ग टर्म पूरा पूरा एग्जेम्प्ट हो जाए, इसके लिए अमाउंट इन्वेस्टेड को लॉन्ग टर्म से कंपेयर करेंगे कि अमाउंट इन्वेस्टेड को कंपेयर करेंगे नेट सेल कंसिडरेशन से। बोले सर 54F है ना, अमाउंट इन्वेस्टेड को नेट सेल कंसिडरेशन से करेंगे। तो ये पूरा हम खा जाएं, पूरा का पूरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल जाए, इसलिए मेरा मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? 8.5 लाख प्लस 8.5 लाख कितना? 17 लाख। यानी अगर हम 17 लाख इन्वेस्ट करेंगे तो दोनों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माफ हो जाएगा। लेकिन अगर हम 17 लाख से कम इन्वेस्ट करेंगे तब क्या होगा? यही है वो क्वेश्चन। पहले यहाँ तक आइए आप लोग, ग्रॉस निकालिए, ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालिए, बनाइए। पॉज कर लीजिए वीडियो, हम तो बना के लाएं। सॉल्व कर लीजिएगा ग्रॉस तक, उसके बाद आइएगा क्वेश्चन में, सीधे देखने मत लगिएगा। देखिए, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ दिनेश फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24। दो कॉलम बनाए, एक 2004-05, एक 2010-11। दोनों कॉलम के बाद नीचे में रुपया लिख दीजिएगा, अगर क्योंकि अगर साल छोड़ दीजिएगा तो पूरा कॉलम का कैरेक्टर जो है, ये सारा नंबर जो है वो ईयर्स के टर्म में हो जाएगा, यहीं पर क्वेश्चन काट देगा। इसलिए अगर ऊपर में आपने साल लिखा है तो उसके नीचे जस्ट रुपीज़ लिख दीजिए ताकि ये कॉलम का कैरेक्टर रुपीज़ के टर्म्स में आ जाए। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन दोनों में कितना कितना था? 8.5 फॉर्मूला दोनों में क्या चला? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकलेगा? कॉस्ट
इंटू सी आई ऑफ द ईयर ट्रांसफ़र बाई सी आई ऑफ द ईयर परचेज। इसका खरीद मूल्य था 280, 331 तुम्हारा सी आई ऑफ द ईयर ट्रांसफ़र 2022-23, और नीचे 113 सी आई ऑफ द ईयर परचेज यानी 2004-05। इसी तरह इसका भी सॉल्व किया, 390 इंटू 331 बाई 667 167, घटा के कितना आ गया, ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल कितना कितना आ गया 29,823 77,006। प्लीज़ इसके नीचे भी मत देखिएगा, ठीक है, ध्यान अपना इस पर केंद्रित कीजिए। क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे हम लोग क्या है। अब अगर हमको ये और ये दोनों कैपिटल गेन पूरा पूरा माफ चाहिए तो हमारा अमाउंट इन्वेस्टेड कितना होना चाहिए, इन दोनों के बराबर, इन दोनों के बराबर या उससे ज़्यादा। 54F में अमाउंट इन्वेस्टेड को किससे कंपेयर करते हैं, नेट सेल कंसिडरेशन से। तो अगर हम 17 लाख इन्वेस्ट कर दें तो ये दोनों माफ़ हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, आगे हम लोग देखेंगे कि ये भाई साहब इन्वेस्ट कर पाते हैं 895 ही। देख लीजिए क्वेश्चन में आइए। यहाँ तक तुम लोग पढ़ लिए थे, इसके आगे ही परचेज्ड अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर ₹395। इन्होंने एक प्लॉट खरीदा 3,95,000 का, 4/1/2022 को समय रहते। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस ऑन 15/6/2023 ही डिपॉजिटेड 5 लाख, समय रहते इन्होंने डिपॉजिट कर दिया कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, एंड अ फर्दर सम ऑफ 2 लाख एज ऑन 15/11/2023। इस 2 लाख का कुछ करना है हम लोग को, समय के बाद में जमा कर रहे हैं। समय पे किया गया काम ही आपको सही रिजल्ट दिलाता है। 5 लाख और ये तो समय रहते हैं, लेकिन 2 लाख समय के बाद है। तो देखिए टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड टू अवेल एग्जेम्पशन अंडर 54F, प्लॉट परचेज 395, अमाउंट डिपॉजिटेड 5 लाख, टोटल कितना हो गया 895। अमाउंट डिपॉजिटेड आफ्टर द ड्यू डेट नॉट एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन। बात तो सही है, ड्यू डेट के बाद पैसा जमा कीजिएगा तो एग्जेम्पशन तो आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिला भाई साहब को। अब देखिए टोटल सेल्स कंसिडरेशन कितना था, दोनों को कितना कितना में बेचा था, 8.5 में, 8.5 में बेचा था ना। और हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 895। ध्यान दीजिएगा यहाँ, ये थोड़ा आप लोग के लेवल से ऊपर का है। मॉड्यूल ने तो इस टॉपिक पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया ही नहीं, यानी हम लोग को ये पता नहीं है कि किस पॉइंट तक ये क्वेश्चन पूछ सकता है। कॉन्सेप्ट तो पढ़ा दिया कि प्रोपोर्शनेट डिप्रिसिएशन मिलेगा, तो हम लोग ऐसा पढ़ें कि अगर मॉड्यूल अपने इच्छा शक्ति के अनुसार इस पे जो टफेस्ट क्वेश्चन होता है अगर वो भी पूछ दे एग्जाम में तो हम लोग सॉल्व कर लें। और अगर आपको इंटरमीडिएट में ये क्वेश्चन नहीं भी मिला तो फाइनल में तो भेटा ही जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम सब चीज़ फाइनल लेवल का ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन मान लो कि एक टॉपिक है जो कि इंटरमीडिएट लेवल में पढ़ना है और इंस्टीट्यूट ने अपने मॉड्यूल में लिमिट नहीं दिया कि कहाँ तक पढ़ना है, तो एज अ टीचर और एज अ स्टूडेंट हमको क्या करना होगा कि भैया इंस्टीट्यूट ने कहा ये टॉपिक पढ़ना है तो इस टॉपिक के संदर्भ में जितना चीज़ें हैं पढ़ लें। जहाँ इंस्टीट्यूट क्लियर कर दिया कि देखो इतना ही पढ़ना है, वहाँ हम लोग उतना ही पढ़ रहे हैं, जो रिमेनिंग है बचेगा फाइनल में पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमको ही तुमको डेटा से ओवरफ्लो कर देना है, माइंड में इतना डेटा भर दिए कि ओवरफ्लो कर गया। 10 लीटर कंटेन करने का है, अगर हम 11 लीटर आपके माइंड में डालेंगे तो क्या होगा, 1 लीटर ओवरफ्लो करेगा ही। चलिए, इस बंदे दिनेश को अगर अपना दोनों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को एग्जेम्प्ट करना होता तो 8.5 लाख जमा कर देते भैया, काम हो जाता। लेकिन इन्होंने तो जमा ही किया कितना, 895। ऐसे सिचुएशन में 54F कहता है कि जाओ जा कर के उससे साइन करा के आओ जिसने मेरे हाथ पे लिख दिया मेरा बाप चोर है। मोस्ट प्रोबेबली आप लोग न्यू जनरेशन है, पता नहीं दीवार देखें हैं कि नहीं। 54F कहता है कि जाओ जाके एक परसेंटेज निकालो। क्या परसेंटेज भाई, LTCG का विज़ावी। अब जिनके लिए ये वर्ड नया होगा, विज़ावी, इसको कहते हैं इन रिलेशन टू। इन रिलेशन टू को लिखने का एक तरीका है विज़ाविज़, विज़ावी NSC। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का NSC के साथ परसेंटेज निकालो।
LTCG बटा NSC इंटू 100, 2004-05 और 2010-11, ठीक है। 2004-05 में LTCG कितना था 29823, पीछे सॉल्व किए हैं, और 2010-11 में LTCG कितना था 77006, दोनों में NSC कितना है 8.5। बोला जिसका परसेंटेज ज़्यादा है, जिसका परसेंटेज ज़्यादा है कितना है, एक का है 3.5 और एक का कितना है 9.05, बोला कि उसको पहले एग्जेम्पशन दिलाओ जिसका परसेंटेज ज़्यादा है। तो 2010-11 का जो 77,006 का LTCG है, अगर हमको पूरा माफ़ कराना है तो 895 का कितना रुपया हमको कहना होगा कि हमने 2010-11 के लिए इस्तेमाल किया। देखिए थोड़ा ओवरफ्लो हो रहा है फिर से। अगर दिनेश बाबू ने दोनों साल के अलग अलग परचेज का प्रोडक्ट को अलग अलग साल बेचा होता तो कोई दिक्कत ही नहीं था। बोले भैया एक ही साल बेच दिए और जो इन्वेस्ट किए हो वो NSC से कम है, 8.5 लाख जमा कर देते तो दोनों में जितना जितना कैपिटल गेन माफ़ हो जाता। लेकिन तुम क्या किया कि मिला उला के कितना जमा किए 895। तो अब किस में एग्जेम्पशन लें और किस में एग्जेम्पशन नहीं लें, इसको डिसाइड करने के लिए क्या करना होता है कि आपको एक परसेंटेज निकालना होता है, और वो परसेंटेज जिसका हाई होता है उसमें आप पहले एग्जेम्पशन लेने का कोशिश करते हैं। मैथमेटिक्स है। क्या है परसेंटेज, बोला कि LTCG का नेट सेल कंसिडरेशन के विज़ावी परसेंटेज निकालिए। निकाल लिए, 2004-05 वाला 3.5% है, 2010-11 वाला 9.05% है। कहा कि पहले जो तुम पैसा इन्वेस्ट किए हो ना उसको उसके लिए इस्तेमाल करो। तो देखो आउट ऑफ 895, उतना इन्वेस्टमेंट था मेरा, 8.5 लाख शैल बी यूज फॉर 2010-11। तो अगर हम कहते हैं कि हमने इस वाले के लिए 8.5 लाख का इस्तेमाल किया तो एग्जेम्पशन क्या है, नेट सेल कंसिडरेशन में कितना इन्वेस्ट किए, 8.5 लाख नेट सेल कंसिडरेशन था, हम इन्वेस्ट कितना किए हैं 8.5 लाख, मेरा गेन कितना है इतना, तो पूरा का पूरा माफ़ हो गया। हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट था कितना 895, इस 895 का 8.5 तो हम सेकंड वाले कॉलम के लिए यूज़ कर लिए, तो बचे वाला कॉलम के लिए कितना रहेगा, 895 में से 850 हटा देंगे तो कितना बचेगा 45 बचेगा ना। तो अब देखिए इसका कितना आ रहा है, नेट सेल कंसिडरेशन कितना 8.5 में कितना इस्तेमाल किया 45, तो इतना में कितना माफ़ 1597, यानी ये वाला में 1597 माफ़ हुआ, इतना टैक्सेबल, और इसमें पूरा माफ़ हो गया नील। कॉपी कर लीजिए, फिर से इस कॉन्सेप्ट को समझाएंगे, कॉपी कर लीजिए पॉज करके। पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा। चलिए वापस आते हैं, क्या हो रहा है यहाँ और क्यों हो रहा है यहाँ, ये समझिए। क्यों हो रहा है पहले समझिए। हमारा टोटल सेल्स कंसिडरेशन था 17 लाख, अगर हम मिला उला करके 17 लाख या 17.5 लाख रुपया जमा कर देते तो दोनों हमको माफ़ मिल जाता। दोनों में मेरा इन्वेस्टमेंट नेट सेल कंसिडरेशन से अधिक रहता, इसमें 8.5 इसमें 8.5, दोनों माफ़ हो जाता। हमको ये परसेंटेज का चक्कर कब लगा, हमको ये परसेंटेज का चक्कर लगा कि अगर आपका इन्वेस्टेड अमाउंट नेट सेल कंसिडरेशन से कम है और आपके पास दो अलग अलग कैपिटल गेन हो रहा है। अगर मान लो एक ही कॉलम होता और हम नेट सेल कंसिडरेशन से कम इन्वेस्ट करते तो सीधे निकालते फॉर्मूला से और माइनस कर देते। ये चीज़ कब आएगा, जब एक ही साल में आप 2 या 2 से अधिक एसेट्स बेच रहे हैं और आपका जो इन्वेस्टमेंट है पूरे साल के लिए वो 2 एसेट के बेचने के मूल्य के बराबर या उससे अधिक नहीं, उससे कम है। कम है तो किसमें पहले जाके हम एग्जेम्पशन उठाए, इसके लिए हमको कहता है क्या कि भाई आप पहले एक परसेंटेज निकाल लो। परसेंटेज किससे निकाल लें, बोला LTCG और NSC का, और जिसका ये परसेंटेज हाई है उसमें इस पैसे का पूरा इस्तेमाल करो। हमारे पास टोटल कितना था 895, यहाँ के 77,006 को खाने के लिए हमको कितना दिखाना होगा कि इसके लिए हम इन्वेस्ट किए। बोला सर इसका देखिए नेट सेल कंसिडरेशन कितना था 8.5,
तो 8.5 तक इसमें दिखा देते हैं, ये पूरा गायब हो जाएगा। 895 में से 8.5 यहाँ दिखा दिए, तो अब यहाँ के लिए मेरे पास बचा ही कितना है, 45। तो 8.5 में 45, तो इतना में कितना। क्लियर है? कोई कन्फ्यूज़न होगा तो फ़ोन करके पूछिएगा, पॉज करके कॉपी कर लीजिए, पॉज करके कॉपी कर लीजिए। छोड़ दिए आप लोगों के लिए थोड़ा सा 5 मिनट के लिए, पॉज कर लीजिए। चलिए 54F पढ़ लिया हम लोगों ने, अब चलते हैं थोड़ा आगे कैपिटल गेन्स के अंतिम पड़ाव पे। ये वाला तो हम लोग पढ़ चुके हैं, एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, सेक्शन 54F क्या था बताइए। 54 B D E C और F, इसमें अगर ट्रांसफ़र का मोड कंपलसरी एक्विजिशन है तो जो आप हमको टाइम देते हैं कि भैया ट्रांसफ़र डेट से 1 साल 2 साल 3 साल, या ट्रांसफ़र डेट से 2 साल, या ट्रांसफ़र डेट से 3 साल, या ट्रांसफ़र डेट से 6 महीना, या ट्रांसफ़र डेट से 1 साल 2 साल और 3 साल, यही ना है। बोला ये डेट आपके ट्रांसफ़र डेट को नहीं देख करके जिस दिन कंपनसेशन मिलेगा उससे देखेंगे, यही ना है। एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, सेक्शन 54H। एज पर सेक्शन 54H, द पीरियड फॉर एक्वायरिंग द न्यू एसेट्स और डिपॉजिटिंग इन केस ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन by the assessee referred to in section 54 B, D, E, C, F shall be reckoned from the date of receipt of such compensation and not from the date on which the asset was originally transferred। ठीक है, तो पढ़ चुके थे। इस पर क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए जरा बना के, तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग लाइएगा, हम भी लाएंगे। The house property of A is compulsorily acquired by the government for 15 लाख on 12/3/2017। जरा रुकते हैं। ए एक इंडिविजुअल है, हाउस प्रॉपर्टी इसका एक्वायर हो रहा है बाय द गवर्नमेंट। आगे भूल जाओ आगे क्या है, हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ए इस 15 लाख वाले बिकवाली पर होने वाले कैपिटल गेन को कहाँ कहाँ बचा सकता है। बोला सर अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो 54 सेक्शन में बच सकता है। बोला क्यों? क्योंकि 54 सेक्शन में इंडिविजुअल HUF का रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रहा है। बोला 54B में क्या नहीं हो सकता? बोला सर 54B में तो जो एसेट ट्रांसफ़र हो रहा है वो एकदम फिक्स्ड है। क्या है? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। बोला गुड। बोला 54D में? बोला सर 54D में इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर हमारा जो एसेट है वो है लैंड एंड बिल्डिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। बोला वेरी गुड। बोला 54EC? बोला सर 54EC में हम जा सकते हैं अगर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगा, क्योंकि 54EC में क्या बोलता है कि भैया लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट तुम ट्रांसफ़र कर रहे हो। क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र कर रहे हो? बोला लैंड एंड बिल्डिंग। बोला ठीक। बोला 54F में? बोला नहीं सर, 54F में कहता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है किसी भी कैपिटल एसेट को बेच के, सिवाय किसको छोड़कर? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। यानी मिस्टर ए इस क्वेश्चन में जब आगे बढ़ेंगे तो या तो वो 54 सेक्शन में और नहीं तो 54EC में एग्जाम्पशन पाने का कोशिश करेंगे। बोला ठीक। 54 का इन्वेस्टमेंट का टाइम कब देते हो? बोला ट्रांसफ़र डेट से 1 साल पहले, ट्रांसफ़र डेट से 2 साल के आगे, या ट्रांसफ़र डेट से 3 साल के आगे। अब बोला 54EC में? बोला ट्रांसफ़र डेट से 6 महीना। ठीक है, चलो आगे चलो। यहाँ पर ट्रांसफ़र डेट से देखेंगे कि कंपलसरी एक्विजिशन वाले के डेट से देखेंगे कि जिस दिन पैसा मिलेगा। बोला जिस दिन पैसा मिलेगा। आगे चलो। ए हैड परचेज दिस हाउस इन 1986-87 फॉर 2 लाख। 86-87 में खरीदा है, बस माइंड में बिजली जलना चाहिए। 86-87 में खरीदे हो, 1/4/2001 के पहले, तो कॉस्ट और FMV विच इज हायर तो लेना पड़ेगा। बोला ठीक है। द कंपनसेशन इज रिसीव्ड ऑन 15/4/2022 हो गया, रिसीविंग हो गया कितना तारीख को? 2022 को। एक्वायर हुआ था कितना तारीख को? मार्च 17 में। खरीदे थे यहाँ
एक्वायर हुआ यहाँ, पैसा मिला वहाँ, कैपिटल गेन कहाँ कंप्यूट करेंगे? कंपलसरी एक्विजिशन वाले साल की जब पैसा मिला, बोला पैसा मिला। इंडेक्सेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे? बोला खरीदने वाले साल से पैसा मिलने वाले साल तक। बोला नहीं सर, खरीदने वाले साल से कंपलसरी एक्विजिशन वाले साल तक। अब देखो कितना ईजी कॉन्सेप्ट है अगर ठीक से समझे हो तो, और माइंड में है तो। टफेस्ट चैप्टर है ये कैपिटल गेन, हमारे डायरेक्ट टैक्स का टफेस्ट चैप्टर। इसको भी हम लोग इस तरह से अगर पढ़ें, जिस तरह से हम लोग पढ़े हैं, तो कितना आसान हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कि टैक्स में कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है। लोग कैपिटल गेन स्टार्ट करता है, बीच में छोड़ देता है, क्या बहुत नियम कानून है यार, कैसे समझेगा। वो नियम कानून पढ़ने का अपना एक तरीका है। वो नियम कानून अगर उस तरीका से आप पढ़ लिए तो जब क्वेश्चन बनाने जाइएगा, सिंपल सा लॉजिक है कि हम खाना बनाने गए और खाना बनाने के लिए जितना हमको चीज़ों का ज़रूरत है, मसाला का, आइटम का, वो हम पहले से जमा करके रखे हुए हैं, तो खाना बनाने हमारे लिए ईजी हो जाएगा। लेकिन हम खाना बनाने गए और पहले से कुछ इंतजाम करके नहीं रखे हैं, तो हर एक आइटम के लिए हमको जाना पड़ेगा वहाँ। बस वही अंतर है। कैपिटल गेन के जितने नियम कानून थे हम लोग ने पहला 4, 5, 6 क्लास में कंप्लीट कर लिया। उसका तो खाली प्रैक्टिकल ही चल रहा है, ठीक है। चलो, कंपनसेशन इज फर्दर इनहेंस बाय एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ऑन 15/5/2023। इनहेंस भी करा लिया बंदा। एंड द सम ऑफ ₹2 lakhs is received as enhanced compensation on 21/10/2023. A wants to claim full exemption of the capital gain. Advise A in this respect. Compute the capital gain and determine the year in which it is taxable. Also specify the period up to which the investment in the new house should be made by the assessee. The fair market value of the house is इतना। 5 लाख फेयर मार्केट वैल्यू है, कंपल्सरी एक्वायर हो रहा है 2017 में 15 लाख में, तो क्या होगा बताइए? 15 लाख तो आपका हो गया लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो करेंगे वो कहाँ से कहाँ तक करेंगे? 2001-2 से लेके 22-23 तक, मार्च 2017 में 2016-17 तक। 2016-17 का लिख लीजिए CII। $264। दो 2001-2 का तो मालूम ही होगा सब लोग को। 100 जो है 264 हो गया, तो 5 लाख कितना हो जाएगा? उसको इसमें से घटा दीजिएगा। जो इनहैंस कंपनसेशन है उसमें से कुछ घटा सकिएगा? बोला सर इनहैंस कंपनसेशन में से हम सिर्फ घटा सकते थे इनहैंस कंपनसेशन पाने का पैसा, इसमें तो कुछ लगा नहीं है। सॉल्व करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए अब आते हैं टैक्स ऑन कैपिटल गेन। 5 हेड है हम लोग का: सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्स। अदर सोर्स में एक इनकम था जिस पर कि स्पेशल रेट ऑफ टैक्स था 30%, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज वाले ग्रुप, और 68 और 69 वाला, ठीक है। अनएक्सप्लेन्ड गैस, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है, अनएक्सप्लेन्ड क्रेडिट्स, ठीक है ना, उस पर कुछ और परसेंटेज था। पांचों हेड में से अदर सोर्स में से एक इनकम पर टैक्स अलग रेट लगता है। मतलब बाकी 4 हेड्स में कैपिटल गेन ही एक ऐसा हेड है कि इसके इनकम पर जो टैक्स लगता है उसका रेट कुछ अलग है, यानी स्लैब रेट नहीं फॉलो करता। थोड़ा समझते हैं। मतलब कैपिटल गेन 2 प्रकार का, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 2 प्रकार का, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला। चलो सर अभी तक तो ये पढ़े नहीं, पढ़ेंगे आज पढ़ेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 प्रकार का,
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए वाला और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। बोला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है? बोला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो होता है जो कि किसी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को बेचने पर गेन होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है? बोला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कोई ऐसा गेन होता है जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को बेचने पर होता है। बोला एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट तो ऐसा भी है जो बिकता है तो शॉर्ट टर्म गेन देता है। बोला हाँ, एक ही वैसा है। क्या? एसेट जो कि डिप्रिसिएबल है और बिजनेस में इस्तेमाल होता है, ठीक है। वो अगर लॉन्ग टर्म भी है, उसके बेचने पर होने वाला नफ़ा या नुकसान शॉर्ट टर्म ही होगा। लेकिन जेनेरिक रूल क्या है? जेनेरिक रूल ये है कि शॉर्ट टर्म एसेट को बेचोगे तो शॉर्ट टर्म गेन होगा, लॉन्ग टर्म एसेट को बेचोगे तो लॉन्ग टर्म गेन होगा, ठीक है। अब ये लॉन्ग टर्म गेन दो प्रकार का, एक लॉन्ग टर्म गेन 112 ए वाला और एक लॉन्ग टर्म गेन 112 वाला, ठीक है। शॉर्ट टर्म गेन दो प्रकार का, एक शॉर्ट टर्म गेन 111 ए वाला और एक शॉर्ट टर्म गेन नॉर्मल वाला। बोला सर उसका क्या सेक्शन है? बोला उसका कोई सेक्शन नहीं। अब जरा ध्यान दो, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए वाला कौन था? पहले पढ़े हैं हम लोग। बोला कि ये है इक्विटी शेयर है या यूनिट है इक्विटी ओरिएंटेड फंड का। इक्विटी शेयर है या यूनिट है इक्विटी ओरिएंटेड फंड का। इक्विटी शेयर का परचेज और ट्रांसफर दोनों पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लग रहा है और इक्विटी ओरिएंटेड फंड के ट्रांसफर पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लग रहा है। बोला क्या है भैया? LTCG 112 ए वाला कौन है? बोला LTCG 112 ए वाला इक्विटी शेयर है जो कि परचेज और ट्रांसफर दोनों पर क्या पे करना पड़ा है? सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। और अगर यूनिट है इक्विटी ओरिएंटेड फंड का तो क्या पे करना पड़ा है? सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। क्या चीज पे? ट्रांसफर पे। इसको देखो नियम में कैसे लिखता है, इक्विटी शेयर का परचेज और ट्रांसफर दोनों क्या चीज से हो रहा है? सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे करके, यानी खरीदते समय भी ये रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से खरीदा गया और बेचते समय भी ये रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचा गया। चला ठीक। और ये इक्विटी ओरिएंटेड फंड, बोला ये या तो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचा गया नहीं तो म्यूचुअल फंड को बेचा गया। ध्यान समझिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए वाला कौन है? बोला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए वाला इन्हीं दोनों एसेट को बेच करके हो सकता है। यानी अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो वो 112 में जाएगा। हम कोई गाड़ी बेच रहे हैं उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, वो कहाँ जाएगा? 112 में। हम कोई ज्वेलरी बेच रहे हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, कहाँ जाएगा? 112 में। यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए होने के लिए या तो आप इक्विटी शेयर हैं या यूनिट हैं कहाँ के? इक्विटी ओरिएंटेड फंड के। और अगर आप इक्विटी शेयर हैं तो आपका खरीद और बिकवाली रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हुआ है, क्योंकि दोनों पर आपको क्या पे करना था? सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। बोला ठीक, ठीक है भैया, हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हैं 112 ए वाले, तो क्या समझेंगे अभी? बोला ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ए वाला कौन है? बोला अरे सर आप लगता है कुछ गलती लिख दी है, दोनों में एक ही लिख दिए, दोनों एक। 112 ए वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तभी होगा जब बिकने वाला एसेट ये दोनों हो। उसी प्रकार से 111 ए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एक ही केस में होगा कि बिकने वाला एसेट ये दोनों हो। 112 ए में ये दोनों एसेट बिक रहा है और साथ साथ इन कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। 111 ए में ये एसेट्स बिक रहा है और ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। यानी इक्विटी शेयर अगर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से खरीदे और रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचे और वो हमारे पास 12 महीना से ज़्यादा दिन तक था तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ग्रुप में बिका, वो जो गेन देगा वो क्या देगा? 112 ए वाला।
इक्विटी शेयर खरीद और बिक्री हमारा रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हुआ, और मेरे पास जो आया और मेरे पास से गया वो 12 महीना या उससे कम दिन था, तो वहाँ पर जो गेन होगा वो क्या होगा, शॉर्ट टर्म गेन। और वो कौन वाला गेन कहलाएगा, 111A वाला। अगर कोई हम गाड़ी बेच रहे हैं, अगर हम कोई गाड़ी बेच रहे हैं, कार बेच रहे हैं, जो भी मान लीजिए पर्सनल यूज़ में नहीं था, या ऐसे चलिए हम कोई हाउस बेच रहे हैं, ठीक है ना, हाउस में शॉर्ट टर्म गेन हो गया, क्या वो कभी भी यहाँ आएगा, नहीं है, यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ आने के लिए आपको एसेट कौन सा होना चाहिए था, इक्विटी शेयर, नहीं तो यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड। हम एक हाउस बॉडी बेचिए और लॉन्ग टर्म गेन हो गया, बोला कभी 112 में आएगा, बोला नहीं, वो हमेशा कहाँ आएगा, सॉरी 112A में कभी आएगा, बोले नहीं, हमेशा कहाँ आएगा, 112 में। यानी 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में बिकने वाला एसेट सेम है। बिकने का और खरीदने का जो तरीका है वो भी सेम है। दोनों का खरीद कहाँ से होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से। इक्विटी ओरिएंटेड फंड खरीद आप म्यूचुअल फंड से डायरेक्टली कीजिए, बेच सकते हैं या तो थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और ना तो टू द ये। बोला क्या, क्यों अलग अलग किया गया है, बोला सब पे रेट ऑफ टैक्स अलग अलग है। कहता है कि भैया तुम टैक्स हो गए एट द रेट 20%, LTCG पर रेट ऑफ टैक्स कितना है 20%, STCG 111A वाला पर रेट ऑफ टैक्स है 15%, ठीक है। LTCG 112A at the rate 10% if LTCG exceeds 1 लाख। देखो कैसे चल रहा है। LTCG 112A का रेट कितना है 10%। अगर LTCG कितना क्रॉस कर रहा है 1 लाख, LTCG 112 नॉर्मल वाला पे कितना है रेट 20%, ठीक है, बोला ठीक है। STCG 111A वाला पर रेट ऑफ टैक्स कितना है 15%। अब बोला ये STCG, बोला ये ग्रॉस टोटल इनकम का हिस्सा होता है, तो इस पर स्लैब रेट से टैक्स लगता है। उस पर क्या चीज़ से टैक्स लगता है, स्लैब रेट से। तो वापस आइए, कैपिटल गेन में टैक्स का रेट क्या है, ये इस पर निर्भर करता कि आप कौन से गेन हैं। हम भाई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, नॉर्मल, कोई स्पेशलिटी नहीं मेरे में। जाओ ब्लॉक में कहने का मतलब ग्रॉस टोटल इनकम में डिडक्शन पाओ, डिडक्शन पाने के बाद जो बचेगा उस पर जो स्लैब रेट से टैक्स लगता है टैक्स लगेगा। बोले हम STCG हैं 111A वाले, तो बोले तुम एसेट कौन थे, बोले इक्विटी शेयर थे या हम यूनिट थे इक्विटी ओरिएंटेड फंड का। खरीद और बिकवाली रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हुआ था। म्यूचुअल फंड थे तो हम रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू या म्यूचुअल फंड को डायरेक्टली हम खरीद बिक्री हो रहा था। बोला तब अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो तो कितना परसेंट लगेगा 15%। हम ग्रॉस टोटल इनकम में नहीं जाएंगे, हम ग्रॉस टोटल इनकम से बाहर खड़ा रहेंगे, हम GTI के हिस्सा नहीं होंगे, यानी हमको डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। नया चीज़, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किसका हिस्सा है, GTI का। GTI में से ना डिडक्शन देते हो। बोला भैया तुम GTI में नहीं जाओगे तो तुमको डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। बोला हद हाल है यार, फ्लैट रेट से भी टैक्स कर रहे हो, डिडक्शन भी नहीं दे रहे हो। बोला नहीं देंगे। अब हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, कितना परसेंट टैक्स लगेगा 20%। GTI के हिस्सा नहीं है, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हैं और हमारे में स्पेशलिटी है कि हम क्या हैं, इक्विटी शेयर हैं या यूनिट है इक्विटी ओरिएंटेड फंड का, और हम खरीद बिक्री के समय सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे किए या हम बिकने के समय सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किए। हमारा टैक्स चलेगा 10% से, कब, जब हमारा अमाउंट कितना पार कर जाएगा 1 लाख। यानी अगर हम 1 लाख तक हैं तो हम माफ़ हैं, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हम भी GTI से बाहर खड़ा हैं तो हम पर भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो नया नियम क्या, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर डिडक्शन मिलता है
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ए वाला, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए वाला और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला, इस पर डिडक्शन नहीं मिलता। चलिए पहले इतना देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए जो हम लोग अभी पढ़े हैं, समझे हैं, मतलब वही चीज़ है। टैक्स ऑन कैपिटल गेन, दो प्रकार का गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जीटीआई का पार्ट, ग्रॉस टोटल इनकम का पार्ट। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ए वाला, लॉन्ग टर्म गेन 112 ए वाला, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला। 111 ए और 112 ए वाला दोनों में देखिए क्या है, इक्विटी शेयर्स ऑन विच सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स इज पेड बोथ एट टाइम ऑफ परचेज एंड ट्रांसफर। यानी 111 ए और 112 ए में बिकने वाला एसेट सेम है, बिकने का जो प्रक्रिया है वो सेम। अंतर क्या है, ये बेचारा 12 महीना या उससे कम के ही पीरियड में बिक गया होगा और वो बेचारा 12 महीना से अधिक के पीरियड में बिका होगा। आगे चलिए, यूनिट ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड ऑन विच एसटीटी इज पेड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। आगे जाने के पहले ध्यान दो, कैपिटल गेन दो प्रकार का, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को भी दो भाग में बांटे, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ए वाला। बोलोगे मेरे साथ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कौन वाला, 111 ए वाला। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दो प्रकार का, एक नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला और एक स्पेशल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए वाला। बोला 111 ए और 112 ए वाले में क्या स्पेशलिटी है, बोला कि पहले तो वो लोग इक्विटी शेयर हैं लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, जिनके खरीद और बिक्री दोनों पर क्या पे हुआ है, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स। या यूनिट है इक्विटी ओरिएंटेड फंड का, जिसके बिकवाली पर सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स जरूर पे हुआ होगा। ठीक है भाई, अब जरा टैक्स बताओ। बोला भैया तुम यानी एसटीसीजी, तुम ग्रॉस टोटल इनकम के हिस्सा हो, ग्रॉस टोटल इनकम के हिस्सा हैं तो हम पर डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन मिलने के बाद जो हमारा टोटल इनकम आएगा उस पर स्लैब रेट से टैक्स लगेगा। ये तीनों को डिडक्शन नहीं नसीब है, इन तीनों को डिडक्शन नहीं नसीब है। यानी अगर ये जीटीआई में से हैं तो जीटीआई पर हम डिडक्शन दें उसके पहले जीटीआई में से हमको 3 को खींच के बाहर करना पड़ता है। किसको किसको, बोला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ए वाला, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए वाला और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला। जीटीआई में अगर ये चारों हैं भी तो हम डिडक्शन दें उसके पहले जीटीआई में से इन तीनों को हमको बाहर करना पड़ता है। तुम बाहर चलो, तुमको ये नहीं मिलेगा, ठीक है। क्या नहीं मिलेगा, डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आता है टैक्स का रेट, इस पर 15%, एलटीसीजी 112 वाला ए पे कितना परसेंट, 10%। जब एलटीसीजी 112 वाला कितना क्रॉस कर जाएगा, 1 लाख, और उस एलटीसीजी पर कितना, बोला कि 20%। आइए जरा टैक्स रेट, एसटीसीजी 111 ए एट द रेट 15%, एलटीसीजी 112 ए एट द रेट 10% ऑन एलटीसीजी ग्रेटर देन 1 लाख। बोला 112 ए वाला एलटीसीजी जब 1 लाख क्रॉस करेगा तब उस पर टैक्स लगेगा कितना परसेंट से, बोला 10% से, ठीक है। आगे चलिए, एलटीसीजी 112 एट द रेट 10%, 10% नहीं है 20% कर दो। ठीक है, अब आगे देखो, नो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, ठीक है। यानी इन लोगों को, किन लोगों को, चारों लोगों को कि 3 लोग को, बोला ये 3 लोग, ये जो 3 स्पेशल लोग हैं ना,
इनको डिडक्शन नहीं मिलता है। ठीक है, ठीक है भैया। नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U। क्लियर है? चलिए जरा वापस आइए। बोला कैपिटल गेन दो प्रकार का, कौन कौन सा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दो प्रकार का, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कौन वाला? 111A वाला। बोला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बोला ये भी दो प्रकार का, एक नॉर्मल 112 वाला और एक थोड़ा स्पेशल 112A वाला। बोला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला, इन दोनों में डिफरेंस है कि भैया एक जो है 12 महीना या उससे कम में बिक जाता है और एक जो है वो 12 महीना से अधिक में बिकता है, क्योंकि इन दोनों का पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना है? 12 है। क्या? इक्विटी शेयर जिसका खरीद बिक्री रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हुआ है, यूनिट इक्विटी ओरिएंटेड फंड का जिसका कि खरीद बिक्री या तो म्यूचुअल फंड के थ्रू हुआ है और नहीं तो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हुआ है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है? बोला नहीं। बोला कि जो नॉर्मल STCG है उस पर टैक्स स्लैब रेट से निकलता है, ये GTI का हिस्सा होता है। इसके बाद जो तीनों हैं, एक है 10% या, एक है 15% या और एक है 20% या। बोला 10% कौन है? बोला 112A वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट कितना पार कर रहा है? 1 लाख। बोला 15% वाला कौन है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला। और 20% वाला कौन है? बोला नॉर्मल कैपिटल गेन। अब जरा यहां समझो एक चीज, इन तीनों पर डिडक्शन नहीं मिलता, तो उसका क्या होता है मतलब? एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि किसी आदमी का GTI है 5,60,000, डिडक्शन मिला उसको 2 लाख का 80C से 80U लेस डिडक्शन 2 लाख 360, टोटल इनकम आ गई। अब 2.5 लाख तक पे कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से लेकर के 360 तक टैक्स लगा जाए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए कि GTI जो 5,60,000 है, इसमें LTCG 112 वाला 3 लाख, ठीक है? ठीक। किसी आदमी का ग्रॉस टोटल इनकम है 5,60,000, उसको डिडक्शन मिल रहा है 2 लाख का, तो उसका टोटल इनकम कितना हो गया? 360। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? बोले कोई दिक्कत नहीं। इस 360 में हम टैक्स निकाल देंगे, 2.5 लाख तक नहीं, आगे का 5%। कहता है कि अगर इसमें हम थोड़ा सा बदलाव कर दें, ग्रॉस टोटल इनकम 5,60,000 है, इसमें LTCG 112 वाला 3 लाख, ठीक। सबसे पहला चीज़, ये 3 लाख पर टैक्स का रेट स्लैब रेट से होगा कि फ्लैट रेट से होगा? बोला फ्लैट रेट से होगा। कितना? एट द रेट कितना परसेंट? 20%। LTCG 112 वाला है, 112 वाला ये रहता तब ना इधर आता। बोला हाँ ठीक। साथ ही साथ कहता है क्या कि STCG 111A वाला, LTCG 112A वाला और LTCG 112 वाला, इन लोगों को डिडक्शन नहीं मिलेगा। भैया तुम 3 लोगों को डिडक्शन नहीं मिलेगा, अगर तुम GTI में हो तो GTI से बाहर खींच लेंगे, ठीक है। चलो, ये LTCG 3 लाख इस GTI में है। डिडक्शन देने के पहले
हमको इस GTI में से उनको बाहर करना पड़ेगा। तो अब देखो GTI विदाउट LTCG 112 इज कितना हो जाएगा? 560 में से 3 लाख बाहर किए तो कितना हो जाएगा? 260। ठीक है, ये वाला समझाने का मैं ऐसे कर देते हैं लोग। मान लो किसी का GTI था 15,60,000 और ये वाला बात नहीं दिया हुआ था, ठीक है ना। GTI था 15,60,000, डिडक्शन था 2 लाख, 13,60,000 आ गया। 13,60,000 पे स्लैब रेट से टैक्स निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हम कहते हैं कि GTI है 1560, LTCG 112 वाला 2 लाख या 3 लाख, ठीक है। तब क्या होगा? अगर उस GTI में LTCG है 112 वाला या STCG है 111A वाला या LTCG है 112A वाला, तो क्या डिडक्शन दे सकते हैं? बोला नहीं, पहले इसमें से इनको बाहर खींचना होगा। तो GTI 1560 में से हम 3 लाख निकाले तो GTI विदाउट LTCG कितना हो जाएगा? 1260। 1560 में से 3 लाख निकाल लिए तो GTI विदाउट LTCG कितना हो जाएगा? 12,60,000। डिडक्शन कितना है? 2 लाख। क्या करेंगे? इस 1060 पे स्लैब रेट से टैक्स और इस पे एट द रेट कितना परसेंट? 20% टैक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर हमारे GTI में कोई स्पेशल इनकम है, कौन कौन? STCG 111A वाला, LTCG 112A वाला या LTCG 112 वाला, तो क्या सीधे डिडक्शन दे सकते हैं? बोला नहीं, हमको उस GTI में से उन लोगों को बाहर करना होगा। हम एक ही लेके चल रहे हैं, बाहर कर दिए, जो बचा उस पर डिडक्शन दिए, जो अमाउंट आया अगर वो टोटल इनकम एक्सीड करता है मैक्सिमम एग्जेम्प्टेड लिमिट को तो स्लैब रेट से टैक्स निकालेंगे और उस पर तो फ्लैट रेट चलेगा कितना परसेंट? 20%। कोई दिक्कत नहीं? तो कोई दिक्कत। अब केस चेंज करते हैं। मेरा GTI है 5,60,000, इस 5,60,000 में 3 लाख मेरा कौन है? LTCG है 112 वाला। तो क्या 560 पे सीधे डिडक्शन दे सकते हैं? तो नहीं, 560 में से पहले 3 लाख को बाहर खींचेंगे। तो GTI विदाउट LTCG 112 वाला कितना हो जाएगा? 560 में से 3 लाख को बाहर खींचे तो कितना हो गया? 260। 260 में डिडक्शन दिए 2 लाख का तो हमारा यहां कितना हो जाएगा? 60,000। ये टोटल इनकम है कि टोटल इनकम विदाउट LTCG 112। ये GTI मेरे सारे इनकम को लेकर के है कि LTCG को हटा करके? LTCG हटा के। तो जो टोटल इनकम है ये LTCG लेके है कि विदाउट है? बोला विदाउट। अब देखो, टोटल इनकम विदाउट LTCG मैक्सिमम एग्जेम्प्टेड लिमिट से क्या है? कम है। और कितना कम है? मेरा मैक्सिमम एग्जेम्प्टेड लिमिट कितना है? 2.5 लाख। मेरा आ रहा है कितना? 60,000। 190 कम है। मेरा मैक्सिमम एग्जेम्प्टेड लिमिट से मेरा टोटल इनकम कितना कम है? 190। कहता है अगर ग्रॉस टोटल इनकम में से इन तीनों को बाहर करते हैं और इन तीनों को बाहर करने के बाद डिडक्शन देते हैं और मेरा अमाउंट मैक्सिमम एग्जेम्प्टेड लिमिट से नीचे चला जाता है। अगर ये पिछला क्वेश्चन के जैसा 10,60,000 आता, टैक्स लगता, स्लैब रेट से टैक्स लगता, यहाँ फ्लैट रेट से टैक्स लगता। हम क्या बोल रहे हैं? मेरा ग्रॉस टोटल इनकम पर डिडक्शन देने के पहले हमको इन तीनों को निकालना पड़ा बाहर, निकाल दिए बाहर। उसके बाद GTI पर डिडक्शन दिए। अगर यहाँ का अमाउंट
मैक्सिमम एग्जेम्प्टेड लिमिट से ज़्यादा है, स्लैब रेट से टैक्स लगाओ, फ्लैट रेट से टैक्स लगाओ। लेकिन अगर यहाँ का अमाउंट मैक्सिमम एग्जेम्प्टेड लिमिट से कम है तो कितना कम है निकाल लो, और ये डेफिशिएंसी इससे जाके एडजस्ट हो जाएगा। यानी ये 190 इस 3 लाख को खाएगा, 3 लाख में से 190 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 110। इस 110 पर फ्लैट रेट 20% से टैक्स लगाएंगे। ऐसा किसी के लिए, तो रेसिडेंट इंडिविजुअल और रेसिडेंट एचयूएफ के लिए। ध्यान से चलते हैं। सबसे पहला चीज़ हम लोग क्या पढ़े, सबसे पहला चीज़ पढ़े कि कैपिटल गेन 2 प्रकार का, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म को भी हम लोग 2 प्रकार का किए और लॉन्ग टर्म को भी 2 प्रकार का किए। शॉर्ट टर्म जो स्पेशल है वो क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ए वाला और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है 2 प्रकार का है, 112 वाला, और एक जो स्पेशल है वो क्या है, 112 ए वाला। 111 ए और 112 वाला में अंतर सिर्फ ये है कि ये 12 महीना या उससे कम में बिक रहा है, ये 12 महीना से अधिक में बिक रहा है। एसेट तो दोनों में सेम है। ठीक है, क्या पढ़े कि भैया तुम तीनों को डिडक्शंस अलाउड नहीं है, ये जो है इसको डिडक्शन अलाउड है। तो हमको क्या करना पड़ता है, हम ग्रॉस टोटल इनकम, हमारे ग्रॉस टोटल इनकम में अगर वो तीनों हैं तो डिडक्शन देने के पहले उनको हमको बाहर करना पड़ता है। 560 में से हम इस 3 लाख को बाहर किए तो बच गया कितना, 260। हमारा टोटल डिडक्शन हमको जो मिल रहा है वो कितना है, 2 लाख का है। तो जीटीआई बिना वो तीनों को उसमें से डिडक्शन दिए और ये अमाउंट मैक्सिमम एग्जेम्प्टेड लिमिट से ज़्यादा आ गया, टैक्स लगाओ स्लैब से और उस पर फ्लैट रेट से टैक्स लगाओ। लेकिन अगर हम रेजिडेंट इंडिविजुअल या रेजिडेंट एचयूएफ हैं और ये कार्य करने पर, कौन कार्य करने पर, जीटीआई में से वो तीनों को हटा दिए, जो बचा उस पर जब टैक्स लगाने चले, सॉरी जीटीआई में से उन तीनों को हटा दिए, डिडक्शन दिए, जो बचा उस पर जब टैक्स लगाने चले तो देखे कि ये मैक्सिमम एग्जेम्प्टेड लिमिट से क्या है, कम है। कितना कम है निकाल लो। ये जो डेफिशिएंसी है, क्या डेफिशिएंसी, कि हमारा टोटल इनकम मैक्सिमम एग्जेम्प्टेड लिमिट से नीचे चला गया। तो ये जो डेफिशिएंसी है मेरे इन तीनों में से जिससे मन है आप एडजस्ट कर दीजिए, इन तीनों में से जिससे है एडजस्ट कर दीजिए। किससे एडजस्ट करना बेहतर रहेगा, सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स यानी 20% वाला से। आइए जरा इसको जरा पढ़ लिया जाए। For resident individual and HUF, if total income excluding above STCG and LTCG, लाइन कीजिए, STCG में से हर STCG नहीं, कौन वाला, 111 ए वाला और LTCG दोनों, इज लेस देन द मैक्सिमम एग्जेम्प्टेड लिमिट, देन द डेफिशिएंसी कैन बी एडजस्टेड फ्रॉम द अबव। क्या पढ़े हम लोग, कैपिटल गेन 2 प्रकार का, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म 2 प्रकार का, लॉन्ग टर्म 2 प्रकार का। तो माइंड में देखिए क्या कर रहा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ए और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए, दोनों में एसेट सेम है, इक्विटी शेयर या यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, ट्रांसफर थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक चेंज और थ्रू म्यूचुअल फंड। ठीक है, बोला कि भैया क्या स्पेशलिटी है, तो सबसे पहला तो ये स्पेशलिटी कि ये हैं जीटीआई के पार्ट, जीटीआई के पार्ट होने के चलते इनको डिडक्शन मिलता है और इन पर स्लैब रेट से टैक्स निकलता है। ये तीनों जो हैं डिडक्शन घटाने के पहले
GTI का साथ छोड़ के बाहर चले जाते हैं। इन तीनों पर स्लैब रेट नहीं लगता, इन तीनों पर फ्लैट रेट रखता है टैक्स का। कितना कितना? 10%, 15%, 20%। 10%, 15%, 20%। 10% वाला पर कब? जब अमाउंट 1 लाख को क्रॉस कर रहा हो तब। 10%, 15%, 20%। बोला ये तीनों पर सिर्फ एक ही नियम है कि फ्लैट रेट से लगेगा। बोला नहीं, एक और नियम है कि भैया तुमको डिडक्शन ना मिलेगा। तो तुम अगर GTI में हो तो GTI में से तुमको खींच के बाहर कर देंगे। GTI में से खींच के बाहर कर दिया, अब क्या करेंगे? थोड़ा पानी पी लेंगे, ठीक है। GTI में से इन तीनों को खींच के बाहर कर दिया। अब जो बचा हुआ GTI है जिसमें क्या क्या होगा? सैलरी होगा, हाउस बटी होगा, PGVP होगा, कैपिटल गेन वाला में कौन होगा? STCG होगा, अदर सोर्स वाला में से सब होगा, विनिंग फ्रॉम लॉटरी वाला को हटा के। बोला इसको हटा लो। जो बचा हुआ GTI है, बचा हुआ GTI मतलब GTI जिसमें से ये फ्लैट रेट वाला को हटा दिया, इस GTI पर डिडक्शन दो। GTI पर से डिडक्शन देने के बाद जो अमाउंट बचा, अगर वो मैक्सिमम एग्जेम्प्टेड लिमिट से ज़्यादा है, स्लैब रेट से टैक्स लगाओ और उन तीनों पे फ्लैट रेट से टैक्स लगाओ। बोला लेकिन अगर GTI में से इन तीनों को अलग किए, डिडक्शन दिए और जो अमाउंट आया वो मैक्सिमम एग्जेम्प्टेड लिमिट से कम है। कितना कम है पहले निकाल लो। ये जो कमती है इसको हम लोग कहते हैं डेफिशिएंसी। ये डेफिशिएंसी इन तीनों में से जाकर किसी से भी तुम घटा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम किससे एडजस्ट करना चाहोगे? जिसका रेट 10% है, जिसका रेट 15% है, कि जिसका रेट 20% है? बोला 20% से। क्लियर है? एक चीज़ और, ये जो 112A वाला है ना, इस पर रिबेट भी नहीं मिलता। यानी 111A और 112 पे रिबेट मिलता है, 112A वाला पे रिबेट भी नहीं मिलता। आइए जरा, नो रिबेट फॉर LTCG 112A, ठीक है। अब देखिए जो हम लोग समझे हैं चार्ट में, इसी बात को अलग अलग सेंटेंसेस में लिख दिया गया है, ठीक है। एक चीज़ और बता देते हैं, ये और ये यानी 111A और 112A, इन दोनों पर यहाँ आकर टैक्स लगने के लिए इस बात की अनिवार्यता है कि भैया तुम्हारे खरीद बिक्री पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे होना चाहिए। हाँ, एक नियम जो कि एक्चुअली फाइनल लेवल का है। एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर होता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर होता है, IFSC। बोला ये है क्या? बोला ये आपके देश के इनसाइड में एक जोग्राफिकल लोकेशन है, IFSC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। नाम से ही समझ में आ रहा है, फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, यानी यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का खरीद बिक्री होगा। कैसा? डोमेस्टिक? बोले नहीं, इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर एक जोग्राफिकल लोकेशन है, एक बिल्डिंग होगा, एक ऑफिस होगा, जिसके अंदर शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड या कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का डीलिंग विलिंग हो रहा होगा, लेकिन फॉरेन करेंसी में। किस करेंसी में? फॉरेन करेंसी में। देश के इनसाइड में वो बनाया जाता है ताकि विदेश के लोग इंडिया में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं शेयर्स में, तो वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के थ्रू आएंगे। तो सरकार को एक तो मालूम रहेगा कि कितना आ रहा है, जा रहा है, नज़र रहेगी, साथ ही साथ उनको हम सहूलियत देंगे खरीद बिक्री करने में, ठीक है। तो कहता है कि ये दोनों चीज़ अगर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के थ्रू बिक रहा है फॉरेन करेंसी में, तो STT नहीं भी पे होगा तब भी चलेगा, तब भी उन लोग के ऊपर टैक्स इधर वाला पे 10% से, इधर वाला पे 15% से लगेगा। बोले सर क्या बोले, नहीं समझ में आया। बोला देखो 112A और 111A के गेन होने के लिए क्या क्या चीज़ का होना अनिवार्य है? तुम ये दोनों चीज़ होने चाहिए, इक्विटी शेयर और यूनिट, और साथ ही साथ तुम्हारे खरीद बिक्री पे क्या पे हो रहा होगा? सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। कहता है कि तुम इक्विटी शेयर हो, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के थ्रू बिक रहे हो, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं लगा, फॉरेन करेंसी में बिक रहे हो,
क्या तुम यहाँ आओगे कि नहीं आओगे? बोला आएंगे। सिर्फ इस कारण से कि हमारे खरीद बिक्री पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं पे किया गया, हमको आप इसका बेनिफिट जो फ्लैट रेट वाला है उससे वंचित नहीं कर सकते, क्योंकि हम कहाँ के थ्रू आ रहे हैं? नॉर्मल रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर वाला। बोला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर वाला। फिर से एक बार रिकैप करते हैं। कैपिटल गेन दो प्रकार का, एसटीसीजी, एलटीसीजी। एसटीसीजी दो प्रकार का, एलटीसीजी भी दो प्रकार का। ये प्रकार का जो बाइफर्केशन है ये टैक्स के रेट से है। बोला जितना एसटीसीजी है ना सब जीटीआई का पार्ट होता है, स्लैब रेट से टैक्स लगता है, सिवाय 111A वाले एसटीसीजी को छोड़ के। बोला एलटीसीजी, बोला देखो 112 वाला जो है वो चलता है दूसरे रेट से, और 112A वाला जो है वो चलता है दूसरा रेट से। यानी एलटीसीजी तो जीटीआई का पार्ट हो ही नहीं सकता। एलटीसीजी जीटीआई का पार्ट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन दोनों पर कैपिटल गेन पे रिडक्शन नहीं मिलता, यहाँ कम से कम इस पर तो मिलता है। ठीक है, क्या रेट है? 10%, 15%, 20%। 10% किसके लिए? 112A वाला। 15% किसके लिए? 111A वाला। 20% किसके लिए? 112 वाला के लिए। 10, 15, 20। लेकिन जो 10% वाला है उस पर टैक्स कब लगेगा? जब गेन कितना क्रॉस करेगा? बोला 1 लाख। ठीक है, क्या इन लोगों को डिडक्शन मिलेगा? नहीं। क्या इन लोगों को रिबेट मिलेगा? नहीं। सिर्फ किसके लिए? 112A वाला को। जीटीआई में इनको रख करके डिडक्शन देंगे कि जीटीआई से इनको बाहर करके रखेंगे? बोला जीटीआई से बाहर कर दो, डिडक्शन दो। टोटल इनकम अगर मैक्सिमम एग्जेम्प्टेड लिमिट पार कर गया, टैक्स लगाओ। टोटल इनकम अगर मैक्सिमम एग्जेम्प्टेड लिमिट नीचे चला गया, और तुम कौन हो? बोला हम रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ हैं, तो डेफिशिएंसी निकालो और डेफिशिएंसी को किसी में से भी घटा दो। क्लियर है? ठीक है, आइए जरा पढ़ा जाए। टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इन केस ऑफ इक्विटी शेयर एंड यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, 111A। देखो जो हम लोग अभी समझे हैं उसी बात को सेंटेंसेस में लिखा हुआ है। जो हम लोग यहाँ ऊपर पढ़े थे इस तरह से और जो समझाए उसी को अब सेंटेंस में खाली लिख रहे हैं। ठीक है ना, कुछ नया नहीं है। सबसे पहला 111A वाला कैपिटल गेन किससे होगा? कौन सा चीज़ से होगा? बोला सर या तो इक्विटी शेयर होगा या तो यूनिट होगा इक्विटी ओरिएंटेड फंड का। एक डेट दिया हुआ है 1/10/2004, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। 2004 बीते हुए 2000 साल हो गया। ठीक है ना। चलिए, मज़ेदार क्या जानते हो? ये भी पहले एग्जाम था, वो भी पहले एग्जाम था। 1/10/2004 के पहले ही पहले एग्जाम था, टैक्स लगाने लगा, और उस पर 1/2/2018 के बाद से टैक्स लगने लगा। हम लोग जब पढ़ते थे तो ये पढ़ते थे सेक्शन 10 में एग्जाम्प्ट। ठीक है, चलो वापस आ दो, वो जानने का जरूरत नहीं है, पहले यहाँ ध्यान। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ द अंडर मेंशन्ड एसेट ऑन और आफ्टर 1/10/2004। ये नहीं भी जानोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चुपचाप से सुमड़ाओ। क्या बेच रहे हैं? इक्विटी शेयर ऑफ ए कंपनी और यूनिट्स ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड। बोला सर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं दिया है। नीचे देखो, एंड द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड, द ट्रांसफर इज सब्जेक्ट टू सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एंड ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर इज मेड थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड डायरेक्टली टू द म्यूचुअल फंड और थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। क्या पढ़े? 111A ये दोनों एसेट है, कहाँ कहाँ के थ्रू बेचा जा रहा है। ठीक है, अब देखो, देन द टैक्स पेबल बाय द एसएससी शैल बी 15% ऑन सच एसटीसीजी। कौन एसटीसीजी बताइए? 111A वाला। अब नीचे देखिए नोट, द अबव ट्रांजेक्शन इफ कैरिड आउट इन फॉरेन करेंसी on recognized stock exchange located in international financial service center shall be taxed at the rate 15% even though STT is not leviable on such transaction। जो चार्ट में था वो कितना आसान दिख रहा था। STCG 111A, STCG 111 किससे होगा? इक्विटी शेयर या यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड। STT खरीद पे और बिकवाली पे किए,
कितना परसेंट टैक्स लगेगा? 15%। अगर STT नहीं पे किया हो तो तुम्हारा बिकवाली कहाँ से होना चाहिए? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के थ्रू। वही ने लिखा हुआ है यहाँ। आगे चलिए, स्पेशल पॉइंट फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड रेजिडेंट HUF। क्या होगा इसके लिए? GTI में मेरा STCG 111A वाला है, क्या इस पर हम डिडक्शन दे सकते हैं कि GTI में से STCG 111A वाला को बाहर करना पड़ेगा? बोले बाहर करो। अब GTI पे डिडक्शन दो, डिडक्शन दिया और मैक्सिमम एग्जेम्प्टेड लिमिट से नीचे चला गया, तो जो डेफिशिएंसी है वो क्या 111A वाला से एडजस्ट कर सकते हैं? बोले अरे 111A वाला से क्या 112A वाला से और 112 तीनों से एडजस्ट कर सकते हो। अगर तीनों है तुम्हारे पास तो तुम किससे एडजस्ट करना चाहोगे? 10% वाला 112A वाला, 15% वाला 111A वाला, या 20% 112 वाला? बोला सर 112 वाला। यही जो हम लोग क्यूमुलेटिव ऊपर में पढ़े हैं ना भाई, तीनों को अलग अलग सेंटेंसेस में दिया हुआ है। देखो स्पेशल पॉइंट, क्या स्पेशल पॉइंट है? For resident individual and resident HUF, if after removing STCG of 111A from total income of the assessee, resident individual and resident HUF, the total income is less than the maximum exempted limit 2.5 lakh, then reduce the STCG by the amount by which the income falls short of maximum amount and then apply the tax. अरे बाबा रे, एक साधारण से बात को कैसा गोल मोल करके शशि थरूर टाइप बोला जा सकता है जिससे आपको समझ में नहीं आए। बेस्ट एग्जांपल, हम क्या बोले? GTI में STCG है 111A वाला, डिडक्शन दे सकते हैं? बोला नहीं। इस GTI में से इसको बाहर करो, कर दिए 111 वाला को बाहर। अब GTI पर डिडक्शन दिए, GTI पे जो डिडक्शन दिए तो मैक्सिमम एग्जेम्प्टेड लिमिट से नीचे चला गया, ठीक है। अगर मैक्सिमम एग्जेम्प्टेड लिमिट से ऊपर होता टैक्स लगाते स्लैब रेट से, और 111 वाला पे फ्लैट रेट से टैक्स लगाते 15%। अगर GTI जिसमें से 111 वाला को बाहर किए और उस GTI पे जब डिडक्शन दिए मैक्सिमम एग्जेम्प्टेड लिमिट से नीचे चला गया, तो जितना लिमिट नीचे गया है उस डेफिशिएंसी को हम 111 वाला से एडजस्ट कर देंगे। वही बात दे रहा है। आगे देखिए, नो डिडक्शन अंडर 80C to 80U इज अलाउड ऑन सच STCG 111A। भाई ये तो हम लोग जानते ही थे, कुछ नया नहीं। अब चलिए, टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, रेजिडेंट इंडिविजुअल HUF अंडर सेक्शन 112A, LTCG टैक्स एट द रेट 20%, नो डिडक्शन अंडर 80C to 80U, deficiency in total income up to maximum exempted limit can be adjusted with LTCG, same treatment as STCG 111 है। बोला अरे नया क्या बताया? 112 वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, स्लैब रेट से टैक्स लगेगा कि फ्लैट रेट से टैक्स लगेगा? बोला फ्लैट रेट से टैक्स लगेगा। कितना परसेंट? 20%। अगर 112 वाला हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और GTI का हिस्सा है तो क्या डिडक्शन दे सकते हैं? बोले नहीं दे सकते हैं। GTI में से 112 वाला को बाहर कीजिए, फिर GTI पे डिडक्शन दीजिए। डिडक्शन देने के बाद अमाउंट अगर मैक्सिमम एग्जेम्प्टेड लिमिट से नीचे चला गया तो जितना कमती है किसमें? आपके मैक्सिमम एग्जेम्प्टेड लिमिट और आपका जो अमाउंट आया है उस कमी को आप 112 वाला से एडजस्ट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, डोमेस्टिक कंपनी LTCG टैक्स एट द रेट 20%, रेजिडेंट अदर देन मेंशन्ड इन पॉइंट A अबव LTCG टैक्स एट 20%। ये वाला D वाला पॉइंट को बाद में भी पढ़ेंगे, नहीं तो कंफ्यूज करेगा। नॉन कॉर्पोरेट, आइए जरा, टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड 112A। बोला 112A और 111A तो सेम है। जाने वाला एसेट कौन है? बोला इक्विटी शेयर या यूनिट लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक चेंज, और जाने का तरीका भी सेम है। कैसे जा रहा है? तो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक चेंज के थ्रू जा रहा है तो STT पे करके जा रहा होगा। कितना परसेंट टैक्स लगेगा? बोला लगेगा तो 10% से, लेकिन कब? जब अमाउंट कितना क्रॉस कर जाएगा? 1 लाख। चलो, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 112, यानी 112A पढ़ते समय 112 पर ध्यान ना दें, ठीक है। 112A पढ़ते समय 112 को ध्यान ना दें, क्योंकि कह रहा है क्या? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 112, कि भैया 112A जब पढ़ रहे हो तो 112 पर ध्यान मत दो, नहीं देते हैं।
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अंडर मेंशन्ड एसेट्स शैल बी चार्ज एट अ कंसेशनल रेट ऑफ 10%। इसके बाद में लिख लो इफ दे एक्सीड कितना 1 लाख। एक लाख एक्सीड करने पर ये वाला नियम आएगा क्या, इक्विटी शेयर ऑफ अ कंपनी और यूनिट ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड एंड द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। इन द केस ऑफ इक्विटी शेयर it shall be subjected to securities transaction tax at the time of purchase and transfer, and in the case of equity share it shall be subject, दोनों सेम लिखा गया है। सेकेंड पॉइंट इसको कट कर दीजिए, ये है यूनिट इक्विटी ओरिएंटेड फंड वाला। इक्विटी ओरिएंटेड फंड वाला या तो आप सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे करके बेच रहे हैं या म्यूचुअल फंड कंपनी को डायरेक्टली बेच रहे हैं। देन द टैक्स पेबल बाय द एसएससी शैल बी 10% ऑन सच एलटीसीजी। ये जो नो रिबेट है सिर्फ 112A के लिए ही है, ठीक है। अब आगे चलिए। द अबव ट्रांजेक्शन इफ कैरिड आउट इन फॉरेन करेंसी on recognized stock exchange located in international financial service center shall be taxed at the rate 10% even though STT is not leviable on such transaction। देखो हम लोग कैसे पढ़े, हम लोग चार्ट से पहले पढ़ लिए STCG 111A, LTCG 112A, LTCG 112, और फिर इसको अब सेंटेंसेज में कॉमन पॉइंट क्या चल रहा है, बोला कि भैया तुम लोग GTI के हिस्सा नहीं होगे, GTI में से तुम लोग को बाहर कर देंगे, GTI पर डिडक्शन देंगे। GTI पर डिडक्शन देने के बाद जो टोटल इनकम आया वो मैक्सिमम एग्जेम्प्टेड लिमिट को पार कर गया, तो उस पर स्लैब रेट से टैक्स लगेगा और तुम लोग पर फ्लैट रेट से टैक्स लगेगा। कितना कितना परसेंट, 10% अगर 1 लाख को क्रॉस कर गया, 15% STCG 111A और 20% LTCG 112A। अब क्या बोला, इन तीनों में 2 को रिबेट मिलता है, 112A वाला को रिबेट नहीं मिलता, ठीक। और क्या बोला, इन तीनों में जो 111A है और 112A है वो एक स्पेशल एसेट है, क्या है, इक्विटी शेयर है और यूनिट है इक्विटी ओरिएंटेड फंड का। इक्विटी शेयर के खरीद बिक्री दोनों पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड के ट्रांसफर पर पे करो या म्यूचुअल फंड के थ्रू भेजो। बोला ठीक है। अब चलिए आगे। 111A वाला और 112A वाला में खरीद बिक्री पर STT पे करना था ना, बोला हाँ, लेकिन अगर तुम्हारा खरीद बिक्री इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर से हो रहा है तो वहाँ पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं भी पे करोगे तो काम चलेगा, बशर्ते कि खरीद बिक्री क्या चीज में हो रहा है, फॉरेन करेंसी। नोट द अबव ट्रांजैक्शंस इफ कैरिड आउट इन फॉरेन करेंसी ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज located in international financial service center shall be taxed at the rate 10% even though STT is not leviable on such transaction। आगे चलिए, स्पेशल पॉइंट वही वाला कि GTI में से इसको बाहर किए, डिडक्शन दिए GTI में तो मैक्सिमम एग्जेम्प्टेड लिमिट से नीचे चल गया, तो जो डिफरेंस है उसको हम इसमें से एडजस्ट कर सकते हैं अगर हम कौन हैं, रेजिडेंट इंडिविजुअल और HUF। स्पेशल पॉइंट फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड रेजिडेंट HUF, if after removing LTCG of 112A from total income of the SSE, resident individual and HUF, the total income is less than the maximum exempted limit amount rupees 2.5 lakh, then reduce the LTCG by the amount by which the income falls short of the maximum amount and then apply the tax। फिर वही तहसील जरूर आ गया, ऐसा लिखा है, कुछ समझ में नहीं आया। No deduction under 80C to 80U is allowed on such LTCG 112A। बोला GTI में 112A वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो क्या इस GTI पर डिडक्शन दे सकते हैं? बोला नहीं, इस GTI में से पहले 112A वाला को हटाओ, फिर इस GTI पर डिडक्शन दो, नीचे गया, मैक्सिमम एग्जेम्प्टेड लिमिट से भी नीचे चल गया, तो जो डिफरेंस है डेफिशिएंसी वो जाके 112A वाला को खा जाएगा। क्लियर? चलिए इस वाला पार्ट को अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज के लिए हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले 54F को रिकैप किए, 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर 50H पढ़े,
फिर हम लोगों ने पढ़ा ये कैपिटल गेन 2 प्रकार का, ये दो जो है 2-2 प्रकार का, ये जो है GTI का हिस्सा। इन तीनों को हमको GTI में से बाहर खींचना पड़ता है। खींच लिए बाहर। अब GTI पे डिडक्शन दिए, डिडक्शन देने के बाद जो बचा उस स्लैब रेट को पार कर रहा है, सॉरी मैक्सिमम एग्जेम्प्ट लिमिट को पार कर रहा है। टैक्स लगाओ, इन तीनों पे फ्लैट रेट से टैक्स लगाओ। कितना? 10, 15, 20, 10, 15, 20। ठीक, अगर डिडक्शन देने के बाद जो अमाउंट आया वो मैक्सिमम एग्जेम्प्ट लिमिट से कम है, डिफरेंस निकाल लो, डेफिशिएंसी, और इन तीनों में से जिसमें से घटाना घटा दो, तुम्हारी मर्जी। एज अ प्रूडेंट पर्सन, दिमाग वाला आदमी, किससे घटाओगे? इससे घटाओगे। ठीक है, इन तीनों को रिबेट नहीं मिलता ना, इसको रिबेट मिलता है, इसको रिबेट नहीं मिलता। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में इसी पर हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। कृपया रिवाइज करके आए। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। टेक केयर।